हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल लॉ। ये जो कमर्शियल लॉ है ये बीकॉम, बीबीए और सीए फाउंडेशन के सिलेबस को कवर करता है। तो हम लोग फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं फ्री कंसेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो दो पार्टीज जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए। दोनों पार्टीज की कंसेंट कब फ्री मानी जाती है? जब दोनों पार्टीज सेम थिंग को सेम सेंस में लेती हैं। ठीक है, सेम थिंग को सेम सेंस में कैसे है? जैसे ए है, ए के पास 2 कारें हैं। एक कार तो आल्टो है और दूसरी जो है वैगन आर है। वो बी के पास गया, बी को कहता मैंने तो अपनी एक कार बेचनी है 2 लाख रुपीस में। ठीक है जी, बी कहता ठीक है मैंने भी एक कार खरीदनी है, मैं खरीद लेता हूँ। अब दोनों ने ये तो बात नहीं की कि कौन सी कार वो बेचने की बात कर रहा है, कौन सी कार बी खरीदने की बात कर रहा है। अब ए के माइंड में आल्टो कार चल रही है और बी के माइंड में ये कार चल रही है। ठीक है, तो अब इस केस में ये जो एग्रीमेंट होगा ये वॉइड होगा। क्यों वॉइड होगा? क्योंकि दोनों पार्टीज की जो कंसेंट है वो सेम नहीं है। तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा अगर दोनों पार्टीज की कंसेंट सेम हो, यानी फ्री कंसेंट हो, वो एक ही चीज़ उसके माइंड में है। अगर यहाँ पे ये होता कि ए के पास 2 कारें हैं, ए बी से कहता है मैंने आल्टो कार जो है 2 लाख रुपीस में सेल करनी है, बी कहता है ठीक है मैंने आल्टो कार 2 लाख रुपीस में बाय करनी है। जब दोनों एक ही चीज़ को एक ही सेंस में ले रहे हैं देन कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पॉइंट क्लियर? तो कंसेंट कब फ्री मानी जाएगी? जब दोनों पार्टीज की कंसेंट जो है दैट इज़ नॉट कॉज्ड बाय। नॉट कॉज्ड बाय मतलब कि जो कंसेंट है उस पर कोर्शियन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी चीज़ को गलत शो करना नहीं होना चाहिए, या मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कंसेप्ट होता है तो पहले 4 के केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल मतलब दोनों में से एक पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, वो एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं उसको, वो क्या कर सकती है? वो कैन अवॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है या कैंसिल कर सकती है। ठीक है, कैन क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है और कैंसिल कर सकती है। पर अगर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है मिस्टेक है, दोनों पार्टीज की मिस्टेक है, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, मींस बिल्कुल भी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अब ये जो 5 पॉइंट्स हैं, कॉर्शियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये हम लोग फ्री कंसेंट के अंडर 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कॉर्शियन। कॉर्शियन को अंडर सेक्शन 15 डिफाइन किया गया है। हाँ जी, कॉर्शियन होता क्या है? ठीक है, पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि कॉर्शियन होता क्या है। जब दोनों पार्टीज में से एक पार्टी, ठीक है, दोनों पार्टीज में से एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई थ्रेट देती है। थ्रेट मतलब धमकी देती है, अगर तूने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। इस तरह से वो उसको क्या कर रही है? थ्रेट दे रही है। ठीक है, तो अगर वो थ्रेट से दूसरी पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट करती है, अब यहाँ पे थ्रेट की वजह से दूसरी पार्टी उसे एग्री कर लेती है। ठीक है, उसकी कंसेंट फ्री नहीं है, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही। क्यों कर रही है? क्योंकि उसे थ्रेट दी गई है। तो यहाँ पे जो बी की कंसेंट है उसे क्या माना जाएगा? दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉर्शियन। कॉर्शियन होता क्या है? तो इसकी हम अगर डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15, कॉर्शियन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट। तो कॉर्शियन का मतलब कुछ करना या करने की धमकी देना। वो एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, वो काम जिसे इंडियन पिनल कोड ने मना किया है।
पहला पॉइंट आ गया कि वो काम करना या करने की थ्रेट देना जो कि इंडियन पिनल कोड ने मना किया। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। अनलॉफुल डिटेन, किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करना, रख लेना, या डिटेन करने की धमकी देना। क्यों? ठीक है, विद इंटेंशन टू कॉजिंग एनी पार्टी टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, ताकि जो दूसरी पार्टी है वो पहली के साथ एग्रीमेंट कर सके। कहने का मतलब ये है कि किसी को धमकी देना या किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करना इसलिए करना ताकि दूसरी पार्टी उसके साथ एग्रीमेंट कर सके। अब दूसरी पार्टी को क्योंकि थ्रेट दी गई है तो वो अगर मान जाती है, वो एग्रीमेंट कर भी लेती है, तो ये माना जाएगा कि दूसरी पार्टी की जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है, वो जब चाहे अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है। ठीक है जी। तो क्या दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन है एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। ठीक है, अगर कोई पर्सन ऐसा काम करता है या करने की थ्रेट दे रहा है, वो काम जो कि इंडियन पिनल कोड ने मना किया है। क्यों कर रहा है वो ऐसा काम? ताकि दूसरा पर्सन उसके साथ एग्रीमेंट कर सके। तो इस तरह से जो कंसेंट ली जाती है वो क्या होगी, क्या मानी जाएगी? दैट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। ए बी को कहता है मैं तेरे को शूट कर दूंगा अगर तूने अपनी कार जो 5 लाख रुपए की है मुझे 2 लाख रुपए में सेल नहीं की। ए बी से कहता है मैं तुझे शूट कर दूंगा अगर तूने अपनी कार मुझे 2 लाख रुपए में ना बेची। अब बी को क्योंकि वो थ्रेट दे रहा है तो बी एग्री कर लेता है। तो यहाँ पे जो बी की कंसेंट ली गई है दैट इज अंडर कॉर्शियन। कॉर्शियन में क्या होता है, किसी पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं। पॉइंट क्लियर है। तो केस का नाम क्या है, रंगा नायकम्मा वर्सेस अलवर सेट्टी का, जिसमें ए बी को थ्रेट दे रहा है कि अगर तूने अपनी कार से ना की तो मैं तुझे शूट कर दूंगा, और बी जो है अंडर कॉर्शियन उसे एक्सेप्ट करता है। ठीक है जी, ये तो एग्जाम्पल है। अब हम केस करते हैं रंगा नायकम्मा वर्सेस अलवर शेट्टी। हाँ जी, एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। अगर कोई पर्सन ऐसा काम करता है या करने की थ्रेट दे रहा है, वो काम जो कि इंडियन पिनल कोड ने मना किया है। ठीक है जी, ये काम वो क्यों कर रहा है, जस्ट टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। तो ये माना जाएगा कि जो दूसरी पार्टी की कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ए बी से कहता है कि तू अपनी कार, जो कार 5 लाख रुपए की है, ए बी से कहता है तू मुझे 2 लाख रुपीस में सेल कर दे। अब बी को साथ ही ये कहता है कि अगर तूने मुझे वो कार सेल ना की तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। यहाँ पे ए बी को थ्रेट दे रहा है और बी जो है मान जाता है। बी ने जो कंसेंट दी है वो उसकी फ्री कंसेंट नहीं है, वो बेचना नहीं चाहता ए को। वो क्यों बेच रहा है, क्योंकि ए ने उसे थ्रेट दी है। तो बी की कंसेंट क्या मानी जाएगी, अंडर कॉर्शियन मानी जाएगी, और ये जो एग्रीमेंट होगा ये क्या होगा, वॉइडेबल होगा। बी चाहे तो इसे बाद में कैंसिल कर सकता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल केस लेते हैं रंगा कम्मा वर्सेस अलवर शेट्टी का। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि एक हिंदू विडो थी, 13 साल की वो एज थी उसकी, विडो होगी। तो उसके जो इन लॉज है, ठीक है ना, उन्होंने उसे फोर्स किया तो ये लड़के को अडॉप्ट कर ले, अगर तू इस लड़के को अडॉप्ट नहीं करेगी तुझे तेरे हस्बैंड की डेड बॉडी नहीं दी जाएगी। अब क्योंकि उसने अपने हस्बैंड की डेड बॉडी लेनी थी, उसकी क्रिमेशन करनी थी, उसने एक बार बेटे को, उस लड़के को अडॉप्ट कर लिया। तो बाद में वो कोर्ट में केस किया तो हेल्ड इट वाज डिसाइडेड, कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो अडॉप्शन थी वो क्या थी, दैट वाज नॉट वैलिड अडॉप्शन, क्योंकि वो अंडर कॉर्शियन की गई थी। पॉइंट क्लियर है। तो अगर कोई ऐसा एक्ट किया जाता है, अंडर थ्रेट किया जाता है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड, अगर कोई पर्सन थ्रेट दे रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा या ऐसे, अगर वो सुसाइड की थ्रेट दे रहा है तो भी वो मतलब कि अंडर कॉर्शियन मानी जाएगी। ठीक है, एक हस्बैंड है, ठीक है, हस्बैंड ने वाइफ से और बच्चे से कहा है कि जो प्रॉपर्टी की जो भी मतलब कि डीड है वो तू मेरे ब्रदर के नाम पे कर दे, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा।
यहाँ पे वो उनको मारने की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे वो किस चीज़ की बात कर रहा है, सुसाइड की बात कर रहा है। तो इस केस में भी एक तरह की थ्रेट होगी। तो यहाँ पे अगर वाइफ है ना, वो प्रॉपर्टी उसके ब्रदर के नाम पे करती है तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइडेबल होगा, और बाद में उसे वो क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कंसेंट है दैट इज अंडर कॉर्शियन। ठीक है जी, क्लियर है। सेकंड पॉइंट आ गया जो हमने डेफिनेशन में भी किया था, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी। किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करना या डिटेन करने की थ्रेट करना, ठीक है, वो भी क्या माना जाएगा, कॉर्शियन माना जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी को डिटेन करना या डिटेन करने की थ्रेट करना। एक एजेंट है, ठीक है, उसके पास मतलब किसी प्रिंसिपल के, यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे प्रिंसिपल, जिसका वो एजेंट है। ठीक है, अब उसके पास इसकी अकाउंट बुक्स पड़ी हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल ने क्या किया, नया एजेंट अपॉइंट कर लिया। अब जब नया एजेंट अपॉइंट किया तो वो सारी अकाउंट बुक्स जो है इसके पास जानी चाहिए। ये जो ओल्ड एजेंट है ये कहता मैं इसको जो है बुक्स नहीं दूंगा जब तक मेरी सारी लाइबिलिटीज क्लियर नहीं हो जाती। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, थ्रेटनिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब प्रिंसिपल ने क्या किया, एक बार तो जो उसका लाइबिलिटीज थी पे कर दी, प्रिंसिपल ने एक बार लाइबिलिटीज पे कर दी। ठीक है, और अकाउंट्स बुक्स न्यू एजेंट को दे दी। उसके बाद जो उसने पेमेंट की है वो क्योंकि अंडर कॉर्शियन की है तो वो क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। पॉइंट क्लियर। तो अगर कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को डिटेन करने की थ्रेट कर रहा है तो वो भी क्या कर अंडर कॉर्शियन माना जाएगा, और जिस पर्सन को थ्रेट दी गई है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। ठीक है जी, तो अब कॉर्शियन जरूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उन पे ही अप्लाई हो। अब ए बी से कह रहा है अगर तूने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो मैं तेरी वाइफ को शूट कर दूंगा। अब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी तो ये दोनों है, और ये थ्रेट किसकी दे रहा है, उसकी वाइफ के लिए दे रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि कॉर्शियन दो पार्टीज के बीच में ही हो, इट में बी अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। ठीक है जी, और इसका ही बी पार्ट हम कह सकते हैं कि कॉर्शियन शुड नॉट प्रोसीड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। अब बी और सी का कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, ए बी से क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी तो ये दोनों है। ए बी से कहता है अगर तूने सी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ये है और शूट किसको किया जा रहा है, उसकी वाइफ को। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ये दोनों है और ए बी से कह रहा है अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ नहीं किया तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। तो यहाँ भी कॉर्शियन अप्लाई होगा और यहाँ भी कॉर्शियन अप्लाई होगा। ठीक है जी, समझ के। तो ये ज़रूरी नहीं कि ए बी से कहेगा या बी ए से कहेगा, तो वो थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी स्यू कर सकती है। हाँ जी, इफेक्ट ऑफ कॉर्शियन क्या होगा कि जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसकी कंसेंट जो है वो अंडर कॉर्शियन ली गई है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइड कर सकती है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ एट द ऑप्शन ऑफ दैट पार्टी, इट इज़ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है। ठीक है, बट अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पूरा करना तो वो उसे बिफोर द जो है प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर बताना होगा। ठीक है, बट अगर अग्रीव्ड पार्टी उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो वैलिड माना जाएगा, अगर वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है, बट उसे विद इन अ लिमिट उसे रिजेक्ट करना होगा। दूसरा पॉइंट है कि पहला पॉइंट तो आ गया कि वो उसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है, दूसरा कि वो रेस्टिट्यूशन कि वो कह सकती है दूसरी पार्टी को कि उसके प्रॉफिट्स वापस किए जाएं, रीस्टोर द प्रॉफिट्स, जो भी उसे दिया गया है, जो पेमेंट की गई है अंडर कॉर्शियन वो उसे वापस ले सकती है। ठीक है जी, अब रेलवे कंपनी है, रेलवे कंपनी ने क्या किया, एग्रीव्ड पार्टी से कहा है कि कुछ गुड्स की डिलीवरी मैं तब दूंगा अगर आप मुझे इलीगल चार्जेस पे करोगे।
ठीक है। अब जो एग्रीव्ड पार्टी थी उसके लिए गुड्स की डिलीवरी लेनी ज़रूरी थी, उसने एक बार तो इलीगल चार्जेस पे कर दिए, तो बाद में वो चाहे तो अपने जो इलीगल चार्जेस है वो क्या कर सकती है, रीस्टोर कर सकती है, रिकवर कर सकती है। तो ये अंडर कॉर्शियन रेमेडीज प्रोवाइड की गई हैं। पॉइंट क्लियर कि जो एग्रीव्ड पार्टी है, जैसे ए ने बी को थ्रेट देके कॉन्ट्रैक्ट किया है तो बी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, ठीक है। अगर उसने कुछ ए को पे किया तो वो उसे वापस ले सकता है। नेक्स्ट इज ड्यूरस। इंडिया में कॉर्शियन वर्ड यूज़ किया जाता है और इंग्लैंड में जो है ड्यूरस वर्ड यूज़ किया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ड्यूरस में जो है एक्चुअल वायलेंस होती है, ठीक है, वहाँ पे जस्ट थ्रेट है और यहाँ पे एक्चुअल वायलेंस है, ठीक है। वायलेंस किस लिए? टू मतलब कि क्यों की जाती है? थ्रेट इलीगल वर्क करने के लिए क्यों की जाती है? टू मेक अ एग्रीमेंट विद द अदर पार्टी, ठीक है जी। और इसकी खास बात ये है, इट इज़ अगेंस्ट अ पर्सन, ठीक है, ये अगेंस्ट पर्सन है, नॉट प्रॉपर्टी। जैसा कि कॉर्शियन हमने किया कि अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी हो सकता है। और ये जो है फ्रॉम जो है पार्टी प्रोसीड होता है और टू पार्टी प्रोसीड होता है। इसका मतलब क्या है? अभी जो मैंने एग्जांपल करवाई थी आपको कि ए बी से कहता है कि मैं तेरी वाइफ को शूट कर दूंगा, तो ए बी को अंडर कॉर्शन उसकी वाइफ के लिए कह सकता है, बट अंडर ड्यूरेस जो भी होगा ए और बी के बीच में होगा। दूसरा हमने किया था कि ए बी से कहता है कि तू सी से एग्रीमेंट कर ले, नहीं तो मैं तेरे को शूट, मतलब फ्रॉम थर्ड पार्टी भी हो सकता है, अगेंस्ट थर्ड पार्टी भी हो सकता है, क्या? कॉर्शियन। पर जो ड्यूरेस है वो ऐसा नहीं होगा, टू द पार्टी ही होगा, ठीक है। तो अब डिफरेंस करें तो पहला डिफरेंस आ गया डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसमें जस्ट एक थ्रेट है कॉर्शियन में, ठीक है, और इसमें थ्रेट नहीं है, इसमें वायलेंस है, होनी जरूरी है। और इसमें जो वायलेंस है इमीडिएट वायलेंस जरूरी नहीं है, जस्ट क्या है, थ्रेट दे रहा है वो, जरूरी नहीं कि वायलेंस हो, बट उसमें वायलेंस होनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो सकता है कॉर्शियन, पर जो ड्यूरेस है वो सिर्फ पर्सन्स के अगेंस्ट ही होता है। हमने किया था ना, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी, देन इट मूव्स फ्रॉम, ये थर्ड पार्टी से हो सकता है, मूव्स फ्रॉम स्ट्रेंजर, ये स्ट्रेंजर से आ सकता है, ठीक है। ये सिर्फ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट से ही होगा, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, ठीक है। ये मूव अगेंस्ट स्ट्रेंजर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे हमने किया था उसकी वाइफ के लिए, तो ये सिर्फ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ही है, ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो ये मेन इंडिया में अप्लाई होता है और ये इंग्लैंड में यूज़ किया जाता है वर्ड। हाँ जी, हमारा अगला टॉपिक है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है? ठीक है, इन्फ्लुएंस अनड्यू, अनड्यू मतलब जो ड्यू नहीं है, जो नहीं होना चाहिए उस तरह से इन्फ्लुएंस किसी पे डालना, ठीक है। पहले तो ये आता है अंडर सेक्शन 16, अगर कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट करती है और उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस डालती है, तो जो दूसरी पार्टी एग्रीमेंट कर रही है उसके लिए एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइडेबल होगा। मींस वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है, वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकती है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। कब? इफ रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टी, दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशन ऐसा है कि एक पार्टी इस पोजीशन में है कि वो दूसरी की इच्छा को डोमिनेट कर सकती है। एक पार्टी, उनमें से एक पार्टी ऐसी है जो दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सकती है और अपनी पोजीशन इस तरह से यूज़ कर सकती है कि उसका फ़ायदा उठा सके। तो अगर दोनों पार्टीज में से एक पार्टी की पोजीशन ऐसी है कि वो दूसरी को डोमिनेट कर सकती है और दूसरी को डोमिनेट कर रही है, ठीक है, ए की 10 लाख की प्रॉपर्टी है और ए और बी के बीच में ऐसा कोई रिलेशन है, या तो वो सॉलिसिटर और
क्लाइंट का हो गया, डॉक्टर पेशेंट का हो गया, टीचर स्टूडेंट का हो गया। इस रिलेशन को फिड्यूशियरी रिलेशन माना गया है कि जिसमें ए बी को क्या कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है। ए बी से कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी जो है 10 लाख में खरीद लो, प्रॉपर्टी सिर्फ 5 लाख रुपए की है। अब बी की पोजीशन ऐसी है कि बी उसे मना नहीं कर सकता, तो अगर वो बी वो प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर खरीदी गई है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी होगा। बी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, ए को तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो पहले ही मतलब कि ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो 10 लाख वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, तो यहाँ पे बी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। पॉइंट क्लियर। तो आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला पॉइंट आ गया वेयर ही होल्ड अ रियल अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, मतलब उन दोनों के बीच में रिलेशन ऐसा है जैसे पब्लिक ऑफिसर और अक्यूज्ड का हो गया, मतलब कोई भी ऐसा रिलेशन है जिसमें एक पार्टी दूसरी को डोमिनेट कर रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया टीचर स्टूडेंट का हो गया, डॉक्टर पेशेंट का हो गया, और उसका क्लाइंट का हो गया, ठीक है ना। तो एक पुलिस ऑफिसर है, एक कोई पर्सन है अक्यूज्ड है, वो क्या है, अंडर कस्टडी है, पुलिस की कस्टडी में है। तो पुलिस ऑफिसर ने जो 2 लाख वाली प्रॉपर्टी है वो 2 लाख वाली प्रॉपर्टी कितने में बाय की, 20,000 में बाय की। किससे बाय की, अक्यूज से बाय की। किसने की, पुलिस ऑफिसर ने की, ठीक है। तो जब वो बाहर आया तो आके कहता है कि मतलब कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो 20,000 की नहीं है, 2 लाख रुपीज़ की है, और मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है अक्यूज्ड, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अक्यूज्ड है, ठीक है। या उन दोनों के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशन है, ठीक है। सॉलिसिटर क्लाइंट का, डॉक्टर पेशेंट का, ट्रस्टी बेनिफिशियरी का, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। तो फिड्यूशियरी रिलेशन मतलब इस तरह से 2 पार्टीज का रिलेशन है कि एक पार्टी दूसरी को डोमिनेट कर सकती है, या दूसरी पार्टी अपने आप ही कई बार डोमिनेट हो जाती है, कि जैसे पेशेंट को होता है जो डॉक्टर ने कहा मैंने उसे पूरा करना है, या क्लाइंट को होता है जो सॉलिसिटर ने कहा मैंने उसको अबे करना है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक सॉलिसिटर, मोडी वर्सेस कॉक्स का केस है। एक सॉलिसिटर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी क्लाइंट को सेल कर दी, ठीक है जी। जो प्रॉपर्टी थी किसको सेल कर दी, क्लाइंट को सेल कर दी। बाद में पता चला जो प्रॉपर्टी उसने सॉलिसिटर ने इसको सेल किया वो ज़्यादा प्राइस पे सेल कर दी, ठीक है ना, ओवर वैल्यू की गई है। तो कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था फिड्यूशियरी रिलेशन था, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कैंसिल हो सकता है अगर क्लाइंट चाहे तो, ठीक है जी। हाँ जी, वेयर मेंटल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन इज इफेक्टेड ड्यू टू एज और इलनेस। अब यहाँ पे केस है रानी अन्नपूर्णी वर्सेस स्वामीनाथन। हुआ क्या, एक पुअर हिंदू विडो थी जिसे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, ठीक है। वो मनी लेंडर के पास मनी बोरो करने गई, तो क्योंकि मनी लेंडर को पता था कि इसे जो है मनी की ज़रूरत है, तो उसने क्या किया, उसको 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी जो है लैंड की, ठीक है। अब जो है शी वॉज इन डायर नीड ऑफ मनी, सो दैट्स वाई जो लेंडर था उसने उससे 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है। तो बाद में वो जो लेडी है वो कोर्ट में गई, तो कोर्ट ने ये डिसीजन लिया ये जो 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, उससे सिर्फ 24% यानी कि 100% से 24% रिड्यूस कर दिया। क्यों, क्योंकि उसकी जो कंसेंट थी दैट वाज अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है जी। तो ना अब पॉइंट आता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसमें जो वो जो पार्टी है एग्रीव्ड पार्टी है वो चाहे तो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकती है। सेट असाइड मतलब कैंसिल कर सकती है, और अगर कोई बेनिफिट उसने दूसरी पार्टी को पे किया तो वो बेनिफिट उसे क्या किया जाएगा, रीपे किया जाएगा,
ठीक है जी, जैसा हमने कॉर्शियन में किया था उसी तरह से यहाँ भी उसको वो पैसे वापस मिलेंगे। हाँ जी, कॉर्शियन और अनड्यू इन्फ्लुएंस दोनों का डिफरेंस क्या है? पहले तो हमें पता ही है कि कॉर्शियन में क्या होता है, थ्रेट होती है, ठीक है ना, थ्रेट टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई कंसेंट नहीं होती, दोनों पार्टीज के बीच में जो रिलेशन है वो इस तरह से रिलेशन है कि दोनों मतलब एक पार्टी दूसरी को डोमिनेट कर सकती है, ठीक है जी। तो अगर हम सेकंड इसका डिफरेंस ले तो कॉर्शियन जो है अंडर सेक्शन 15 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है और ये अंडर सेक्शन 16 हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट जो आता है, कॉर्शियन में जो है फिजिकल थ्रेट होती है, क्या है, फिजिकल थ्रेट है, ठीक। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल थ्रेट है, ठीक है ना, वो मतलब कि मेंटली जो है पर्सन उस डोमिनेट होता है दूसरे पर्सन द्वारा, दैट्स वाई वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो कॉर्शियन जो है ये स्ट्रेंजर के द्वारा हो सकता है। हमने किया था ना कि अगर तूने एग्रीमेंट ना किया तो तुम्हारी वाइफ को शूट कर दूंगा, यहाँ ए कह रहा है कि तू सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर, नहीं तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। पर इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से इन्वॉल्व होती हैं, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है जी। तो अब अगर हम कंसिक्वेंसेस की बात करें तो इसमें रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो दोनों में ही है रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, इसमें भी रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बट इसमें रेस्टिट्यूशन है, ठीक है जी। इसमें क्या है, इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट है, मींस अनड्यू इन्फ्लुएंस में कई बार कोर्ट जो है वो इंटरवेंट करती है कि उसकी कंसेंट को आपने क्यों अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है जी। देन कॉर्शियन जो है वो क्रिमिनल एक्ट है क्योंकि उसमें हम थ्रेट दे रहे हैं, इट इज़ अ क्रिमिनल एक्ट, इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल एक्ट, ठीक है जी, क्लियर है। तो दो पार्ट्स आज हमने किए फ्री कंसेंट के, एक किया कॉर्शियन, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अगली जो है वीडियो में हम लोग फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।